आज की बड़ी और अच्छी खबर आपको बता दें, कोरोना केस में रिकॉर्ड कमी के बाद दिल्ली होगी शर्तों के साथ अनलॉक। जी हां, ऑड इवन सिस्टम से दुकानें अब खुलेंगी। 50% सवारियों के साथ दिल्ली मेट्रो भी दौड़ेगी, यानी कि आज से अनलॉक की प्रक्रिया दिल्ली में शुरू हो जाएगी। दुकानें तो खुलेंगी लेकिन ऑड इवन के हिसाब से, और इससे पहले जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहां पर पहले ही उनको सुझाव दे दिया गया है, दुकानदारों को समझा दिया गया है कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने। और अनलॉक के बीच सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम कितनी तेजी से वैक्सीनेशन कर पाएंगे। आबादी के हिसाब से भारत में करीब 3% लोगों को ही टीका लग पाया है। इस हिसाब से अगर दिसंबर तक सबको टीका लगाना है तो बहुत तेजी से काम करना होगा। एक दिन में 80 लाख से 1 करोड़ वैक्सीन की डोज लगानी होगी। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोवैक्सीन और कोविशील्ड में कौन सी वैक्सीन ज्यादा बेहतर काम करती है। कोरोना की वैक्सीन में कोविशील्ड बेहतर है या कोवैक्सीन? कोविशील्ड लगवानी चाहिए या कोवैक्सीन? ये सवाल सबके मन में हमेशा रहता है, लेकिन पहली बार इस सवाल का जवाब अनलॉक हुआ है। पहली बार इस पर देश में कोई स्टडी हुई है जिसने कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बीच दुविधा की गांठें खोलने की कोशिश की। इसमें 515 हेल्थ केयर वर्कर्स पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन के प्रभावों की तुलना करने वाला अध्ययन किया गया, जिसमें 305 पुरुष और 210 महिलाएं शामिल थीं। इनमें से 95% लोगों में दोनों डोज के बाद सीरो पॉजिटिविटी यानी वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज का स्तर काफी ज्यादा था, यानी दोनों वैक्सीन काफी प्रभावी है। लेकिन कोविशील्ड की दोनों डोज लेने वाले 425 में से 98% लोग और कोवैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले लोगों में 80% लोगों में सीरो पॉजिटिविटी यानी वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज का स्तर काफी ज्यादा मिला। इसी के आधार पर यह पाया गया कि सीरो पॉजिटिविटी रेट और एंटी स्पाइक एंटीबॉडी कोवैक्सीन लेने वालों की तुलना में कोविशील्ड लेने वालों में ज्यादा थी। हमने 515 हेल्थ केयर वर्कर के ऊपर में एक स्टडी की, ये जानने के लिए कि दोनों वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन के दोनों डोज कंप्लीट होने के बाद हमारे शरीर में कितना एंटीबॉडी बन रहा है। इस स्टडी से हमें पता चला कि 100 में से 95% लोगों में एंटीबॉडी पॉजिटिव मिली अगर वो दोनों डोज वैक्सीन के कंप्लीट किए थे। सबसे मजेदार बात इस स्टडी में ये भी मिली कि तुलनात्मक जो कोविशील्ड लिए हुए थे उनमें ये एंटीबॉडी की पॉजिटिविटी रेट थोड़ी सी ज्यादा थी। उनमें एंटीबॉडी की टाइटर भी कोवैक्सीन के तुलना में ज्यादा थी। यानी कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, दोनों वैक्सीन वायरस के खिलाफ सुरक्षा तो देती हैं, लेकिन जब बात ये आती है कि इन दोनों में प्रभावी वैक्सीन कौन सी है, कौन सी वैक्सीन बेहतर है, तो वैक्सीन की दोनों डोज के बाद बनने वाली एंटीबॉडी के स्तर के आधार पर इस स्टडी में कोविशील्ड को कोवैक्सीन के मुकाबले आगे बताया गया। स्थापित हुआ है कि भारत में जो 2 वैक्सीन हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, दोनों बढ़िया वैक्सीन हैं। इस स्टडी में किसी आदमी को सीरियस कोविड नहीं मिला और किसी की मौत नहीं हुई। ये बहुत अच्छा स्टडी है और प्रूफ है कि हमारे देश में जो वैक्सीन है वो अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। इस स्टडी में एक बड़ी बात यह भी सामने आई कि वैक्सीन चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन, उसके प्रभावों का इस बात से असर नहीं पड़ता कि किसी का जेंडर क्या है, वजन क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है। लेकिन 60 साल से ऊपर की उम्र और टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित लोगों में सीरो पॉजिटिविटी रेट दोनों वैक्सीन में ही कम मिला, यानी वायरस से लड़ने वाली एंटीबॉडीज का स्तर दूसरों की तुलना में कम था। ये स्टडी कोरोना वायरस के दूसरे लहर के पीक में किया गया था और ये दिखाता है कि दोनों वैक्सीन कोरोना वायरस के खिलाफ काम कर रही हैं। इनफैक्ट ये स्टडी कहता है कि एक डोज भी काफी हद तक प्रोटेक्शन देती है। लेकिन इस समय भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का अभियान काफी धीरे तरीके से चल रहा है। 4% से कम लोगों ने दोनों डोजेस लिए हैं, 15% से कम लोगों ने एक डोज वैक्सीन का लिया है। स्नेहा मोरदानी, आज तक। महाराष्ट्र में भी आज से ही अनलॉक शुरू हो रहा है, लेकिन यहां संक्रमण की स्थिति के हिसाब से अनलॉक के 5 लेवल तैयार किए गए हैं, जिसके तहत अलग अलग जिलों में रियायतों का दायरा भी अलग अलग होगा।
कभी न सोने वाला शहर महीनों से सांसें थाम कर सन्न बैठा है। न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र ने कोरोना वायरस का वो कहर देखा कि जिंदगी की रफ्तार पर ही ब्रेक लग गया। देश के कोरोना चार्ट में शुरू से अब तक सबसे ऊपर रहने वाला महाराष्ट्र टॉप पोजीशन पर तो अभी भी बरकरार है, लेकिन संक्रमण के आंकड़े पहले से काफी कम हैं, लिहाजा थोड़ी रियायत की गुंजाइश बन रही है। उधर सरकार अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। 5 लेवल्स में अनलॉक होने वाला है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलग लेवल में है। मुंबई की अगर आप बात करें तो लेवल 3 में है, जिसमें नॉन एसेंशियल सर्विसेज की जो दुकानें हैं वो दोपहर 4 बजे तक वीकडेज पर खुली रह पाएगी। उसके साथ साथ जिम, सैलून और ऐसी कई चीजों को राहत देखने को मिली है, लेकिन साथ ही साथ कई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हैं जो लोकल बॉडीज खुद इंप्लीमेंट कर सकती है। जैसे कि मुंबई में महिलाओं को लोकल ट्रेड में प्रवास करने की परमिशन नहीं दी गई है, जबकि वो लेवल 3 में अलाउड है। तो ऐसा देखा जाएगा कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स या सिटीज में महाराष्ट्र में अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, और हो सकता है कि सब जगहों पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सामान्य ना हो, लेकिन फिर भी एक छोटी शुरुआत है। हालांकि महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। संक्रमण की स्थिति के लिहाज से ही अनलॉक का 5 लेवल तैयार किया गया है और सभी जिलों में रियायतों का दायरा भी इसी आधार पर तय होगा। लेवल 5 का मतलब है इस लेवल के जिलों में संक्रमण दर काफी ज्यादा है। इससे कम संक्रमण वाले जिलों को केवल 4, 3, 2 और 1 में रखा गया है। अनलॉक के 5 लेवल का आधार कोरोना के केस और खाली ऑक्सीजन बेड को ही बनाया गया है, यानी जिस जिले में जितने कम केस वहां उतनी ज्यादा रियायतें। जो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई उसमें 12 जिले ऐसे हैं जो ग्रामीण के छोटे छोटे जिले हैं जहाँ पे पॉजिटिविटी 5% से कम है। वहाँ पे सिनेमा घर 50% की क्षमता से, या वहाँ अगर कोई मॉल है तो खोलने की इजाजत है। लेकिन जो मुख्यतः मुंबई शहर है या उसके अतराफ में MMR रीजन है या PMR पूना है या नागपुर है, वहाँ पे सिनेमा घर कोई खुलने वाले नहीं है। वहाँ पे 50% क्षमता से ही सरकारी और निम सरकारी कार्यालय खुलेंगे। आंकड़ों पर नजर डालें तो फिलहाल महाराष्ट्र में हालात काबू में है। 19 अप्रैल को राज्य में सबसे ज्यादा 68,631 नए मरीज सामने आए थे, जबकि 5 जून को यह आंकड़ा 13,659 रहा। इसी तरह कोरोना से मौत के आंकड़े नीचे हैं। 24 मई को 1,320 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 5 जून को 300 लोगों की जान गई। हालांकि महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया पर भ्रम की स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर सियासत भी खूब हो रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टुकड़ों में ही सही महाराष्ट्र को बंदिशों से फिर से आजादी मिलने वाली है। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली की। सबसे पहले आपको बिहार के मुंगेर जिले के स्वास्थ्य केंद्र का हाल हम दिखाते हैं, जहां खुद स्वास्थ्य कर्मी डर के साए में अपनी ड्यूटी करने को मजबूर हैं। तो ऐसे में मरीजों के इलाज का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। 6 बेड का हमारा अस्पताल है, उसमें पेशेंट रहते हैं और इलाज हो रहा है। आज बारिश हुआ तो 3 दिन तक पानी चुएगा। टूटी दीवारें, कमरे में बिखरी दवाएं, खाली कुर्सियां और परेशान लोग। देखने में तो इस जगह का हाल किसी खंडहर सा लगता है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खंडहर सी दिखने वाली ये इमारत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और यहाँ करीब 72 गांवों के लोग अपने इलाज के लिए पहुँचते हैं। इलाज तो क्या और कैसा होता होगा वो इस जगह का हाल देखकर ही आपको अंदाजा लग गया होगा। लेकिन बिहार के मुंगेर के असरगंज स्वास्थ्य केंद्र में लोग बीते 10 साल से इसी जर्जर स्वास्थ्य केंद्र के सहारे हैं। ये बिल्डिंग जो है ये कार्यालय है, लेकिन इस कार्यालय के अंदर आपको दिखेगा जो दवाई वगैरह रखी गई है, लाइट भी नहीं है, बिल्डिंग की छतें पूरी तरह जर्जर हो चुकी है। यहाँ पे दवाइयाँ हो या जो भी मेडिकल किट हैं वो सारे ऐसे ही बिखरे पड़े हैं। कोरोना का दौर है, लिहाजा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टेस्ट का इंतजाम तो किया गया है, लेकिन कहां
वो देखिए। स्वास्थ्य केंद्र के पास ही आम के पेड़ के नीचे कोरोना टेस्ट का कैंप लगा है। यहाँ कर्मचारी भी मौजूद हैं। जब पेड़ के नीचे कैंप को लेकर सवाल हुए तो सुनिए क्या जवाब मिला। हम लोग को व्यवस्था यहीं पर दिया गया है कोरोना जांच के लिए। क्या कोई कमरा वगैरह नहीं है हॉस्पिटल में जो कि आप लोग को पेड़ के नीचे दे दिया गया है? तो स्वास्थ्य प्रबंधक और प्रभारी का जिम्मेवारी है कहाँ करवाना है। जहाँ हमको दिया गया है वहाँ हम कर रहे हैं। क्या दिक्कतें भी होती है यहाँ पे? परेशानी काफ़ी होता है, गर्मी परेशानी होता है और कुछ व्यवस्था नहीं मिलता है, ना पानी का न कुछ नाश्ता का। पूरे स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग जर्जर है और स्टाफ यहाँ डर के साए में काम करने को मजबूर है। बारिश के मौसम में तो यहाँ का हाल और भी बुरा हो जाता है। कई बार शिकायत हुई लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। बिल्डिंग की क्या स्थिति है आप जहाँ बैठती हैं? बहुत जर्जर है। कैसे काम कैसे करती हैं? डर से काम तो करना है। अच्छा ये बताइए, बारिश जब होती है तो क्या पानी गिरता है? जी पानी चूता है। आज बारिश हुआ तो 3 दिन तक पानी चुएगा, ऊपर जम जाता है पूरा। जी तो आप लोग बोलते नहीं है अपने सीनियर को? सबको पता है, डीएम तक को पता है। समस्या इस इमारत भर की नहीं, इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिक्कतों का अंबार है। एम्बुलेंस है लेकिन खराब पड़ी है, महिला डॉक्टर की तैनाती है नहीं, दवाइयां मुश्किल से मिलती हैं। लेकिन इस हाल में कई साल से कोई बदलाव नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि अस्पताल के निर्माण के लिए पैसे नहीं आए। 5 करोड़ का बड़ा फंड आवंटित हुआ, लेकिन सारे बदलाव, सारे दावे कागजों में ही सिमट कर रह गए। पैसा आया लेकिन स्वास्थ्य केंद्र में सुधार का काम नहीं शुरू हो पाया। अस्पताल की स्थिति ये बहुत पहले ही दिया जा चुका है, 5 साल 10 साल पहले फंड भी हो गया है ना, 5 करोड़ का जैसा हमको मालूम हुआ है। और वो देखिए कब निर्माण होता है। कोविड के कारण लगता है डिले हो रहा है, नहीं तो निर्माण कार्य शुरू हो रहा था। कोरोना काल में गांव में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीरें आज तक लगातार आपको दिखा रहा है, ताकि शहरों से दूर गांव के इलाकों में भी स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर बदले और लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। मुंगेर से गोविंद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बीती रात मुंबई के बांद्रा में एक 4 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा गिर गया और इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि 5 और लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा रात करीब 2 बजे हुआ जब इमारत का कुछ हिस्सा अचानक गिर गया। घटनास्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की मदद से सभी घायलों को नजदीक के अस्पताल के लिए इलाज के लिए ले जाया गया है। बारिश होने के चलते फायर ब्रिगेड के जवानों को मलबा हटाने में परेशानी हो रही है। तो आपको हम बता दें, बीती रात मुंबई में एक हादसा हुआ है। 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है यह हादसा हुआ है, जब एक 2 मंजिला इमारत भरभरा कर नीचे गिर गई, उसका एक हिस्सा गिर गया, जिसके बाद जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। रात के करीबन 1:30 बजे ये घटना हुई। जब 1:30 बजे मुझे फ़ोन आया, जब से मैं हूँ इधर, लोकल लोग ने बहुत साथ दिया है, फायर ब्रिगेड तब से है, मगर हम बीएमसी के कर्मचारियों को तभी से 3 घंटे से ज़्यादा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि लेबर लोग भेजिए, मगर लोकल्स को फायर ब्रिगेड की मदद करनी पड़ रही है और इधर मलबा हटाने का काम कर रहे हैं। अभी तक कोई लेबर आया नहीं है बीएमसी की तरफ से। हमारे संवाददाता मुस्तफा शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुस्तफा, फिलहाल क्या अपडेट पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, जैसा कि बताया जा रहा है कि अभी जो मलबा गिरा है उसे उठाने का काम शुरू है। जो भी लोग मौजूद थे उस घर में उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। एक शख्स की मौत हुई है। माना जा रहा है कि बिल्डिंग और इमारत कमजोर थी और ये बारिश की वजह से ये गिरी है इमारत, और एक जो स्ट्रक्चर है उसकी दीवार दूसरे घर पर गिरने से उनको इंजरीज हुआ। तो कुल मिलाकर अब तक इंजर्ड है और एक की मौत हो चुकी है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुस्तफा तमाम जानकारी के लिए। और अब देखिए हमारी खास पेशकश, केस हटा, केस घटा, ताला हटा।
प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे कई राज्यों के बाद अब अनलॉक की बारी राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र की है। दोनों राज्यों में कोरोना ने कुछ हफ्तों पहले तक भीषण कहर बरपाया था। अब संक्रमण काबू में आने के बाद इन दोनों राज्यों में भी सोमवार से यानी कि आज से काफी हद तक पाबंदियां कम होने जा रही है, लेकिन रियायतों के दौर में भी बेहद सावधान रहने की जरूरत है। पहले बात राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में करीब 2 महीने से जारी लॉकडाउन की पाबंदियों से सोमवार से पाबंदियों में ढील मिलनी शुरू हो जाएगी। कोरोना संक्रमण में आ रही गिरावट को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लोगों को उनके काम पर वापस लौटने का रोड मैप तैयार किया है। इसी के तहत कई क्षेत्रों में छूट दी जा रही है, लेकिन शर्तों के साथ। दिल्ली के सभी बाजार और मॉल खुल जाएंगे, लेकिन ऑड इवन व्यवस्था के तहत, यानी आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और बाकी आधी दुकानें दूसरे दिन। हालांकि अलग थलग दुकानें रोजाना खोलने की इजाजत है। जितने बाजार हैं, मॉल्स हैं, उनको खोला जा रहा है ऑड इवन के बेसिस पे, कि आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी, आधी दुकानें दूसरे दिन खुलेंगी, आधी दुकानें एक दिन, आधी दुकानें दूसरे दिन। 10 बजे से सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक दुकान नंबर के हिसाब से, ऑड इवन के हिसाब से दुकानें खोली जाएंगी। तमाम बाजार अब ऑड इवन फॉर्मूले के तहत खुल सकेंगे। दिल्ली के अलग अलग बाजारों के अंदर इस चीज़ की तैयारियां जो है वो की जा रही हैं, यानी अगर ऑड नंबर की दुकान है तो ऑड नंबर की दुकान ही खुलेगी, और इसके अलावा अगर इवन नंबर की दुकान है तो उसको इवन डे वाले दिन ही दुकान खोलने की इजाज़त जो है वो दी गई है। बाजार में तमाम जो व्यापारी हैं उनके लिए एक बड़ी राहत जो है वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है। मानते हैं बड़ी राहत है दिल्ली के लिए? देखिए जी, बहुत बड़ी राहत है। पिछले 50 दिनों से घर पे बैठकर व्यापारी वर्ग घर पे बैठकर अपनी फिक्स डिपॉजिट से, अपनी सेविंग से अपना परिवार चला रहा था। अब कल से लॉकडाउन खुलेगा। काफ़ी सारी चुनौतियाँ भी है इसके अंदर, कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगा के रहना, और भीड़ भड़क्का में ना ज़्यादा अपनी दुकानों पे ज़्यादा भीड़ ना रखी जाए, तो बहुत बड़ी चुनौती है। कई सरकारी दफ्तर पहले भी आवश्यक सेवा के तहत चालू थे, लेकिन सोमवार से सभी सरकारी दफ्तरों के दरवाजे खुल जाएंगे। सरकारी दफ्तरों में ग्रुप ए के सभी अधिकारी आ सकेंगे, जबकि बाकी के कर्मचारियों की क्षमता आधी होगी। इसी तरह आधी क्षमता के साथ निजी दफ्तरों को भी खोलने की इजाजत दी गई है। जितने प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उन सभी प्राइवेट ऑफिसेज में 50% मैन पावर के साथ वो खोले जा सकते हैं, और लेकिन कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम करें, और अपने प्राइवेट ऑफिसेज कोशिश करें अपने टाइम को स्टैगर करने की, कि ताकि सब लोग एक साथ सड़क पे ना आए। केजरीवाल सरकार के ऐलान से निजी दफ्तरों में काम करने वाली दिल्ली की बड़ी आबादी के माथे की लकीरें थोड़ी हल्की पड़ी हैं। रोजगार छिन जाने के डर के साए में एक एक दिन घर पर काट रहे लोग अब सोमवार से दफ्तर जाने की तैयारी में जुट गए हैं। थमे पड़े दिल्ली मेट्रो के पहिए भी सोमवार से फिर से दौड़ने लगेंगे। मेट्रो को आधी क्षमता के साथ चलाने की इजाजत दे दी गई है। इससे फायदा उनको होगा जो लोग अपने दफ्तर की ओर जाते हैं, क्योंकि अब आधी क्षमता पे दफ्तर भी चल सकेंगे। सरकारी कर्मचारी हैं, निजी कर्मचारी हैं, सभी क्षेत्र खुलेंगे, जिंदगी पटरी पर लौटेगी, तो मेट्रो एक बड़ा सहारा होगा। बहुत राहत मिलेगी मेट्रो खुलने के बाद, क्योंकि हम लोगों को बहुत मुश्किल हुई है, बहुत ज्यादा। हम लोगों ने ओला से ही ट्रेवल कराया और बहुत एक्सपेंसिव भी रहा है हमें। दरअसल आंकड़े साफ बता रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक काबू में आ चुकी है। दूसरी लहर में दिल्ली में 20 अप्रैल को सबसे ज्यादा 28,395 मरीज दर्ज किए गए थे। वहीं 3 मई को दिल्ली में कोरोना से सबसे ज्यादा 448 मौत हुई, जबकि 5 जून को कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या 60 रही। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, अब उनकी तैयारी अगले संभावित खतरे को लेकर है। थर्ड वेव कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी। कब आएगी, कितनी भयावह होगी, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। अगली पीक 37,000 एक्सपर्ट्स के साथ बात करके, ऑफिसर्स के साथ बात करके, सबके साथ बात करके, कि 37,000 पीक मान के इसकी तैयारी शुरू की जाए। अगर 37,000 की तैयारी हमारी है तो फिर मान लीजिए और ज्यादा आती है तो उसकी तैयारी तो होगी, उसके लिए हम ज्यादा तैयार हो पाएंगे।
दिल्ली में रियायतों का दौर पिछले हफ्ते ही शुरू हो चुका था, लेकिन तब सिर्फ फैक्ट्रियों और कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम को छूट दी गई थी। इतनी सीमित छूट के बावजूद दिल्ली की सड़कों पर जाम लगना शुरू हो चुका था। ये सच है कि लॉकडाउन और पाबंदियां लंबे समय तक नहीं रह सकती, कोरोना से निपटने का तरीका भी नहीं हो सकती, लेकिन कोरोना वायरस अभी कहीं गया नहीं है। लिहाजा रियायतों के नए दौर में भीड़भाड़ से निपटना दिल्ली वालों के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। दिल्ली वालों को भी आधी रियायतों के साथ दोगुनी सतर्कता बरतनी होगी। दिल्ली से पंकज जैन और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। और दिल्ली के बाद अब बात उत्तर प्रदेश की। जी हां, उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में छूट का दायरा लगातार बढ़ रहा है। सोमवार से यानी कि आज से कुल 71 जिले रियायतों के लिस्ट में शामिल हो जाएंगे, लेकिन राजधानी लखनऊ को अभी राहत नहीं है। दूसरी लहर के कहर के बाद उत्तर प्रदेश में सीढ़ी दर सीढ़ी शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया हफ्ते भर में करीब करीब पूरे प्रदेश तक पहुंच चुकी है। अब सिर्फ 4 ऐसे जिले बाकी हैं जहां रियायतों की किश्त पहुंचनी बाकी है। कोरोना कर्फ्यू जिन 4 जिलों में अभी भी लागू है वो है राजधानी लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर। शनिवार तक 67 जिलों में लागू हुआ था अनलॉक। नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी और मुजफ्फरनगर में भी केस कम है। नोएडा समेत 4 जिलों में सोमवार से शुरू होगा अनलॉक। जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या 600 से कम होने पर मिलती है रियायत। लॉकडाउन की वजह से नोएडा के सेक्टर 18 जो सबसे बड़ा मार्केट है, वहां की दुकानें इस तरीके से वीरान पड़ी हुई हैं। लेकिन अब नोएडा वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। नोएडा में अनलॉक की प्रक्रिया वो शुरू हो रही है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी किया था कि जिन जिलों में 600 से कम कोविड पॉजिटिव की संख्या होगी वहां पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। लिहाजा नोएडा में 600 से कम पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद का यूपी की आर्थिक सेहत पर बड़ा रोल है। यहाँ लॉकडाउन में रियायतें मिलने का बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ेगा। करीब 1.5 महीने से ठप पड़े नोएडा गाजियाबाद में सोमवार से क्या क्या बदलेगा, समझते हैं। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाजार खुलेंगे। अभी शॉपिंग मॉल खोलने की इजाजत नहीं दी गई। रेहड़ी पटरी वालों को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत ही काम करना होगा। 50% क्षमता के साथ दफ्तर खुलेंगे, धार्मिक स्थल खुलेंगे। एक बार में 5 लोगों को ही इजाजत होगी। शाम 7 बजे के बाद नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। हर हफ्ते शनिवार रविवार को लॉकडाउन जारी रहेगा। अनलॉकडाउन शुरू हो रही है, जिसमें सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक मार्केट्स को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत खुलने का अवसर दिया जा रहा है और नाइट कर्फ्यू और वीकेंड कर्फ्यू यथावत जारी रहेगी। प्राइवेट ऑफिसर्स को और इंडस्ट्री को विस्तृत गाइडलाइन दिया जा रहा है, जिसमें प्राइवेट ऑफिसर्स को खास तौर पर एडवाइजरी जारी किया गया है कि कोई भी लक्षण युक्त व्यक्ति को वो दफ्तर नहीं बुलाएंगे। रेस्टोरेंट से अभी सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाजत है। जिम, क्लब, स्विमिंग पूल बंद रहेंगे। ऑटो में सिर्फ 2 लोग ही सवारी कर पाएंगे और ई रिक्शा में 3 सवारियों को इजाजत होगी। नोएडा से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और यूपी में आज से शुरू हुए अनलॉक पर हमने बात की डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आज तक से बातचीत करने के लिए। 4 जिलों को छोड़ के उत्तर प्रदेश में आप क्या क्या खोलने जा रहे हैं सर? देखिए, अभी 75 जो जिले हमारे हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें से 71 जिलों में आज तक की डेट में हमने जो दिन का कोरोना कर्फ्यू है सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक का, उसको हमने खोल दिया है। लेकिन उसमें भी हमने कुछ पाबंदियां रखी हैं। जैसे कि कोई विवाह कार्यक्रम होगा तो 25 लोग विवाह में शामिल होंगे जो आयोजक को मिला के। यदि किसी का मृत्यु होता है और उसमें जाते हैं लोग सौदा के लिए जी, तो 20 तक के लोगों की संख्या को हमने निर्धारित किया है। अभी सार्वजनिक कार्यक्रम हम नहीं करेंगे और उसमें भी संख्या सीमित रहेगी। मंदिरों में भी अगर कोई जाता है या धार्मिक स्थलों में तो 5 तक के व्यक्तियों को ही हमने अनुमति दी है। ये अलग है कि हमने जो कार्यालय हैं वो हमारे, चाहे वो निजी कार्यालय हों चाहे सरकारी कार्यालय हों, उनको हम
खोलने का हमने निश्चय किया है। और जो प्रशासनिक हमारे ऑफिस हैं, जो प्रशासनिक उनका निर्णय होगा उन ऑफिसेस पे, गवर्नमेंट ऑफिस पे वो लागू होगा। साथ में जो स्कूल होंगे हमारे, जो चाहे बेसिक के हों चाहे माध्यमिक के हों, उनमें ऑफलाइन टीचिंग नहीं होगी, ऑनलाइन टीचिंग चलती रहेगी। लेकिन उसमें जो शिक्षक हैं या जो कर्मचारी हैं उनको आवश्यकता के अनुसार बुलाया जा सकता है। वो उसके लिए अधिकृत होंगे, चाहे वो कुलपति हों चाहे प्रधानाचार्य हों या निजी विद्यालयों के प्रबंधक हों, उसके लिए वो अधिकृत होंगे। ऑफलाइन टीचिंग नहीं करेंगे। होटल खुलेंगे लेकिन रेस्टोरेंट में केवल हम होम डिलीवरी को रखेंगे जी। जो सिनेमा है, जिम है, मॉल है, स्विमिंग पूल है, ये सब अभी भी बंद रहेंगे।